नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खास मुलाकात, जिसमें हम आपसे रूबरू करवाते हैं वो खास चुनिंदा चेहरे जो समय समय पर अपनी मुखर आवाजों के लिए लगातार सोशल मीडिया से लेकर प्राइम टाइम तक, डिबेट तक छाए रहते हैं। इसी कड़ी में एक खास चेहरा हमारे साथ आज जुड़ने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के प्रोमिनेंट वकील हैं और साथ ही साथ जब माइनॉरिटीज की बात आती है तो उनकी आवाजों को अलग अलग मंचों पर प्रमुखता से उठाते हुए नजर आते हैं। इसी कड़ी में खास मुलाकात में स्वागत करते हैं महमूद पराचा सर का। बहुत बहुत स्वागत सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार जब हम हाल फिलहाल के समय को हम देख रहे हैं और मोस्टली जब करंट सिनेरियो की चर्चा की जाती है तो ऊपर ऊपर बहुत बात हो रही है सरकार की तरफ से भी कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन जमीन पर जब चर्चा होती है तो वहां पर बहुत ज्यादा चर्चा या गूंज यूनिफॉर्म सिविल कोड की है और यूसीसी को लेकर बेचैनी भी। हाल फिलहाल में आप सेव कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ सेव वक्फ प्रॉपर्टीज के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। यूसीसी को लेकर आखिरकार बेचैनी किस बात की है और आप भी लगातार इस मुद्दे को अलग अलग मंचों पर उठाते नजर आए, जरूरत कहां आन पड़ी? देखिए, भारत के संविधान में एक जो है चैप्टर 3 है और एक पार्ट 4 है, एक पार्ट 3 है। पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स ऐसी हैं जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट बनी, जिस और हाई कोर्ट्स को पावर दी गई है फंडामेंटल राइट्स के लिए, आर्टिकल 32 ये, और हाई कोर्ट्स को 226, 227 कि अगर फंडामेंटल राइट्स का कहीं भी उल्लंघन होता है, कोई भी बड़े से बड़े अथॉरिटी करती है, तो सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट्स को इंटरवीन करके वो फंडामेंटल राइट्स इंश्योर कराने। दूसरी तरफ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये पार्ट 4 है। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आता है, पार्ट 4 में आता है। तो सबसे अहम, अगर कोई टकराव होगा फंडामेंटल राइट्स में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, तो तरजीह यानी कि इंपॉर्टेंस या वजन दिया जाएगा पार्ट 3 को, पार्ट 4 को नहीं। जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा ना बन जाए जो आर्टिकल 25 है, जो ये कहता है कि हर एक धर्म के मानने वाले को या हर एक नागरिक को पूरी इजाजत है वो अपने धर्म को माने, उसको फॉलो करे, उसका प्रचार करे। यूसीसी को जो सपोर्ट कर रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, वो एक दलील देते नजर आते हैं कि हिंदुस्तान में जब सबके लिए फंडामेंटल राइट्स यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बराबर है, सबको सेम अधिकार हैं, तो जब धर्म के आधार पर बात होती है तो अलग अलग प्रिविलेजेस क्यों? सबको क्यों ना एक ही दायरे में लाकर एक समानता दी जाए? एक समानता है ही ना, आर्टिकल 25 है तो सबको एक समानता का मतलब है सब अपने अपने धर्म को अपने तरीके से फॉलो करने के लिए आजाद है, जब तक के कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड जमीन पर उतारा जाता है तो अगर माइनॉरिटीज की हम बात करें या मुस्लिम लोग की मुख्यतः बात करें, खुलकर बात करें, तो सबसे पहली चोट किस चीज को पहुंच रही? क्या चीज है जो लग रहा है कि ये हमें इंटरफेयर करेगा या फिर हमारी जो नॉर्मेलिटी है लाइफ में वो कहीं ना कहीं इंटरवाइन हो जाएंगी? नहीं, सबसे पहले मुसलमानों का नाम लेते ही सरकार और आरएसएस और बीजेपी का जो देश को तोड़ने का एजेंडा है वो एकदम कंसोलिडेट हो जाता है। सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का होगा इसमें तो दो कम्युनिटी का होगा। और आज जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मुद्दा है, जो आरएसएस का बहुत पुराना मुद्दा है, उसके लिए वो एकदम कहीं छुपा हुआ था या खोया हुआ था, ये फौरन एकदम अलाइव क्यों हुआ है? ये अलाइव इसलिए हुआ है कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी ने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली, दिलवानी शुरू की हैं और उसके लिए पब्लिक सपोर्ट लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में आ रही है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मुद्दा दोबारा आरएसएस ने अलाइव किया है अभी बहुत सालों बाद, वो सिर्फ और सिर्फ इस बुद्धिस्ट कम्युनिटी के इस बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को डिस्टर्ब करने के लिए किया है। और सबसे बड़ा रिएक्शन भी इससे बुद्धिस्ट कम्युनिटी से आता है, पहली बात। दूसरी बात, इसका सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो ट्राइबल कम्युनिटी को होगा। जैसा मणिपुर में अगर ट्राइबल कम्युनिटी को ये कहा जाएगा कि तुम्हारी प्रॉपर्टी रखने का अधिकार, तुम्हारे शादी करने का अधिकार, तुम्हारे एडॉप्शन करने का अधिकार, वो सबका सब जो है वो मनुस्मृति के जैसे होगा। ये आरएसएस और बीजेपी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से मनुस्मृति तो लागू करना चाहती है, वो इनका डिक्लेयर्ड एजेंडा है। तो ट्राइबल्स तो हरगिज नहीं मानेंगे मनुस्मृति को। उसी तरीके से क्रिश्चियंस नहीं मानेंगे, उसी तरीके से सिख नहीं मानेंगे।
सिखों को तो यहाँ तक कि आरएसएस और बीजेपी ने धारा जो आर्टिकल 25 है उसके बारे में गलतफहमी फैला दी थी कि आर्टिकल 25 ये कहता है कि वो हिंदू समाज के हैं। तो उसमें सिखों में कितनी बड़ी नाराजगी है आप देख रहे हैं। तो अब सिखों के मुंह पे और पंजाब को डिस्टर्ब करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं, जैसे जो सरकार की आरएसएस की पॉलिसी है। मुसलमानों का तो नंबर लास्ट में आता है। देखिए, मुस्लिम समाज के लिए तो जो ट्रिपल तलाक की बात थी उसके लिए ऑलरेडी क्रिमिनलाइज कर दिया सरकार ने। तो मुस्लिम समाज को जो जो तकलीफें थी ज्यादातर वो तो ऑलरेडी सरकार ने उसको क्रिमिनलाइज करके, या जो उनका रिएक्शन होना था वो तो उन्होंने बहुत सारी चीजें क्रिमिनलाइज करके, और वो जो मुस्लिम समाज के ज्यादातर इशू थे वो ऑलरेडी उन्होंने सेटल कर फिर दिया। मदनी साहब को ऐसा बयान क्यों देना पड़ा कि अगर यूसीसी आ जाएगा तो जो इस्लामिक रिचुअल्स हैं या जो हमारी डेली प्रैक्टिसेस हैं उसमें मुखालफत हो जाएगी, उसमें इंटरवेंशन होगा? ऐसा क्यों, उनको ऐसा क्यों कहना पड़ा? नहीं, मदनी साहब तो देखिए, जैसे मैंने आपने मुझे बताया कि प्राइमरीली मुस्लिम समाज को के बारे में मैं बताऊं, तो मैंने आपको मना किया। जो अरशद मदनी साहब हैं, महमूद मदनी साहब हैं, और हमारे 100-200 जो मौलाना हैं बड़े बड़े, वो सब आरएसएस के एजेंट हैं। वो उसी एजेंडा पे चलते हैं। उन्होंने एक और बात कही बहुत इंटरेस्टिंग, उन्होंने ये कहा है कि हम इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे लेकिन हम सड़कों पे नहीं उतरेंगे। तो क्या अपने घर के अंदर बैठ के एहतजाज होता है? तो वो तो आरएसएस के उस एजेंडे को, ताकि प्रेस में एक बात बोल दी उन्होंने, ताकि उसका फायदा जो ये आरएसएस की क्रिमिनल मीडिया है जो आप देखते हैं ना टीवी पे, और जो दूसरे लोग हैं उनके कार्डर्स हैं, उसको मुसलमानों का मुद्दा बना के खूब गाली देना शुरू करें मुसलमानों को। इस पर्पस के लिए उन्होंने कह दिया, लेकिन प्रोटेस्ट वो सड़कों पे आके नहीं करेंगे। दूसरी बात, एक और बयान दिया था उन्होंने अभी कुछ दिन पहले, तो अरशद मदनी साहब को तो इससे कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो खुद कहा था अभी एक बड़े अपने इजलास में कि हम मनु के चरणों में सर झुकाते हैं और सबसे कहते हैं आओ मनु के चरणों में सर झुकाओ। तो अगर मनुस्मृति लागू होती है तो अरशद मदनी साहब तो खुद ही अपने आप को मनु का भक्त बताते, तो उनको तो कोई परेशानी है नहीं। एक समय आया था जब सीएए और एनआरसी को लेकर बहुत हाइप था, हमने देखा जगह जगह प्रोटेस्ट हुए, बहुत जगहों पर तो कर्फ्यू जैसे हालात हो गए, और दिल्ली के शाहीन बाग में तो महीने भर प्रदर्शन चला, और उसके बावजूद भी अभी जमीन पर कुछ भी नहीं है। आपको लग रहा है कि अभी जब सिर्फ यूसीसी की बात चल रही है, इतना हाइप दे देना इसको बहुत ज्यादा जल्दी होगा, या थोड़ा समय देना चाहिए ताकि जो सरकार अगर यूसीसी लेकर आती भी है, क्योंकि सरकार ने अभी कहानी के विचार कर रहे हैं, विचार जमीन पर उतारने की बात है, तो लग रहा है कि कुछ चीजें हैं जिसको थोड़ा होल्ड ऑफ करके समय देना चाहिए, उस पर बहुत अच्छी तरह डिस्कशन हो जाए, उसके बाद इस पर किसी तरह की। देखिए, किसी भी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, किसी भी बीमारी की जड़ पे जाना चाहिए। ये सरकार मणिपुर में झगड़े कराती है आरएसएस के कार्डर्स भेज के, ये सरकार उत्तराखंड में झगड़े कराती है आरएसएस के कार्डर्स भेज के, ये सरकार कश्मीर में धारा 370 हटा के और बाद में वहाँ पे और जो करप्शन फैला के अपने किरण पटेल जैसे लोग जो आरएसएस के कार्डर्स के हैं वहाँ जाके करोड़ों रुपए चुराते हैं और वहाँ पे Z+ सिक्योरिटी लेके घूमते हैं। ये सरकार जो एक क्या नाम है वो सिख जेंटलमैन जो पुलिस में पकड़े गए थे पुलवामा अटैक के कनेक्शन में, उनका नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, वो ये उनके काम उनके थ्रू ऐसे ऐसे काम कराती है। ये सरकार DRDO में एक जो अभी साइंटिस्ट पकड़े गए हैं वो आरएसएस के कार्डर के थे। ये सरकार इस काम पे लगी हुई है कि चाइना के बॉर्डर लाइन स्टेट्स और पाकिस्तान के जो बॉर्डर लाइन स्टेट्स हैं उनको डिस्टर्ब किया जाए। उसी सीरीज में मणिपुर में प्रॉब्लम हो रही है, उसी सीरीज में आप देखेंगे कि अभी सिक्किम में दूसरी जगहों पे प्रॉब्लम होगी। इस सरकार की तो मंशा ये है, तो हमें जड़ पे जाना पड़ेगा। जड़ है कि आरएसएस और बीजेपी का जो एजेंडा है भारत का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू कराना, वो जड़ है। उस तक यानी आपके हिसाब से पहले खूब ऑन द टेबल डिस्कशन हो जाना चाहिए, डिबेट होना चाहिए, और उसके बाद इस पर कोई प्रारूप लेकर आना चाहिए। नहीं, यूसीसी का तो मुद्दा ही इन्होंने इस वक्त जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है उसको रोकने के लिए और ये जो अफरा तफरी का माहौल फैलाने के लिए एक के बाद एक कोई वो नया एजेंडा पैनिक क्रिएट करने के लिए, ये एक उनका वैसा एक मुद्दा उन्होंने क्रिएट किया है जिससे पैनिक क्रिएट होता रहे, और असली मुद्दों की तरफ से कि लोगों को आरएसएस और बीजेपी की सरकार को सेंटर और स्टेट से उखाड़ फेंकना चाहिए। अपने आप हमारा देश मजबूत हो जाएगा, अपने आप हमारा देश ताकतवर हो जाएगा। मैं इस पर बात करूंगा, साथ ही साथ आपकी जो नाराजगी सरकार के साथ साथ मीडिया पर जो रही है, लगातार आपसे चर्चा हो रही थी, सरकार से बहुत नाराजगियां हैं, बहुत मुद्दों पे नाराजगियां हैं। कई जगहों पर मैंने आपकी नाराजगी मीडिया को लेकर भी देखी। आपने हाल फिलहाल में जब हैदराबाद विजिट किया तो आपने वहां पर कहा कि सोशल मीडिया ही असली मीडिया है, बाकी जितनी टॉप बैनर मीडिया ये तो क्रिमिनल हैं। ऐसा आपको क्यों कहना पड़ा? नहीं, मैं सरकार के भी खिलाफ नहीं हूँ,
मैं सरकार के जो हाईएस्ट ऑफिसेज में लोग बैठे हैं उनकी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के खिलाफ हूँ। देखिए, ये जो दशक चल रहा है और इससे पहले वाला दशक, ये भारत का दशक था। इस दशक में भारत को नंबर 1 इकोनॉमी वर्ल्ड का होना था। जैसे चाइना नंबर 1 और नंबर 2 के कैटेगरी में पहुंच गया, वैसे भारत को चाइना को बीट करके नंबर 1 या नंबर 2 होना था। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस चढ़ती कला जो हमारा एक टाइम चल रहा था उसमें इतनी बंदिशें लगाई कि हमारा देश अभी तक सबसे पावरफुल देश नहीं बना। ये मेरी उनसे लड़ाई है, या आप उनसे कह सकते हैं उनके लिए विरोध है मेरा। नहीं, अब वही तो बात है। बीजेपी का भी थिंक टैंक ये कहता नजर आता है कि पराचा साहब को मौजूदा वक्त से बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। दुनिया भर में देखिए मोदी जी की खूब वाहवाही हो रही है। पपुआ न्यू गिनी के पीएम प्रधानमंत्री के पैर छूते हैं, ऑस्ट्रेलिया के पीएम प्रधानमंत्री मोदी को बॉस कहते हैं, जो बाइडेन पीएम मोदी का ऑटोग्राफ मांगते हैं। पाकिस्तान में इस बात के चर्चे कि हमें क्यों नहीं पीएम मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिल जाता है। इतनी तमाम चीजें हैं, उसके बावजूद भी पराचा साहब की नाराजगी पीएम मोदी को लेकर समझ में नहीं आती। नहीं, बिल्कुल मेरी नाराजगी पीएम मोदी से आप कहें या आरएसएस से कहें या बीजेपी से कहें, इसी यही वजह है कि नरेंद्र मोदी जी की छवि तो ऊपर जा रही है, भारत कहाँ जा रहा है? ह्यूमन इंडाइस पे हमेशा नीचे जा रहा है। भारत की कॉस्ट पे नरेंद्र मोदी जी को बड़ा नेता बनाया जा रहा है। ये मेरी नाराजगी है। अगर ये नाजायज नाराजगी है तो मैं चाहता हूं कि मेरा खिलाफत वो करें जैसे मैं उनकी खिलाफत कर रहा हूं। मेरा कहना यह है कि जितने पैसे मोदी जी की जहाज भर भर के ले जाके उनकी वाहवाही कराने में लगाते हैं, उसका अगर मुझे 5% दें तो इससे ज्यादा पॉपुलर लीडर मैं मोदी जी की जगह किसी को भी बनवा दूंगा। मोदी जी को ही, जो कि एक बहुत कमजोर नेता है, इतने खर्चे से 5% खर्चे पे इससे ज्यादा वाहवाही मैं करवा दूंगा। लेकिन 90% काम तो मोदी जी को देश के लिए करना चाहिए। अपनी स्वयं की छवि सुधारने के लिए उनको सारा काम करना पड़ता है। हर कंट्री से हमारा कोई अच्छा डील हो नहीं पाता, इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को पहले जाके ये वहां पे वाहवाही करानी थी अपनी कि मैं ब्लैक लिस्टेड था यहाँ पे यूएस में। पहले जाके उनका सारा टाइम इसी में लग जाता है कि मेरी तारीफ करो। आज मैंने ट्विटर हैंडल देखा पीएमओ का, 15-20 मिनट या आधे घंटे के अंतराल में उन्होंने, आप देखिएगा पीएमओ ने जो ट्वीट किया आज जाके, उन्होंने ये कहा है कि इससे इस बड़ी व्यक्तित्व से मेरी बड़ी डिटेल में डिस्कशन हुई। ये कम से कम 17-18 लोगों के साथ पीएमओ ने ट्वीट किया है। अभी थोड़ी देर पहले जो बाइडेन की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया, उन्होंने कहा है कि जो चीन के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उनको तानाशाही रवैया छोड़ना पड़ेगा और एक टेबल पर आकर बात करनी होगी, अन्यथा वो अपने पड़ोसी मुल्कों से संबंध बेहतर नहीं कर पाएंगे। बहरहाल ये अलग चीजें हैं। भारत को क्या मिला, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये इस विजिट से भारत को क्या मिलेगा? क्या 80 करोड़ लोगों को जो 5 करोड़ अनाज फ्री, 5 किलोग्राम अनाज फ्री में देना पड़ रहा है, क्या वो 50 करोड़ हो जाएगा? ये बताइए मुझे जवाब मोदी जी की इस विजिट से। अगर ऐसा नहीं होता तो मोदी जी की छवि बढ़ रही है एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया। मौजूदा वक्त में अगर हम अल्पसंख्यकों की तरक्की की हम बात करें या उनके करंट स्टेटस की हम बात करें, उन्हें आप कहां आंकते हैं? और जिस स्थिति में इस वक्त, क्योंकि लगातार सरकार कह रही है कि हमने हर एक वर्ग के विकास के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी शिक्षा के लिए और उनके एक जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफस्टाइल है उसको ऊपर उठाने के लिए बहुत काम किया है, तो आने वाले वक्त में 2024 के लिए क्या कुछ स्थितियां आप यहां देखते हैं? सबसे पहले अगर मोदी जी सच बोलना शुरू कर दें और उनके स्वयं के वकील राम जेठमलानी साहब जो हैं, जो उन्हें चीट कह के गए हैं, उनकी वीडियो मौजूद है, उनकी एक राम जेठमलानी साहब की, अमित शाह साहब को और मोदी जी को चीट बोला है उन्होंने, राम जेठमलानी साहब ने, तो उसको छोड़ दें चीटिंग को अपना। और अडानी और अंबानी और ऐसे इनके जो मुट्ठी भर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने जो देश का पैसा इनकी मदद से चुराया है मोदी जी की और अमित शाह जी की मदद से, उसको वापस करना शुरू करें। और उस पर सबसे पहला अधिकार शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का आता है, उसके बाद माइनॉरिटीज़ का और उसके बाद ओबीसी का आता है। तो ये इसी सीक्वेंस में ये पैसा जो चाइना आज चुरा के ले जा रहा है, अडानी और मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन के हिसाब से, वो पैसा सबसे पहले शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए, फिर शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लिए और उसके बाद माइनॉरिटीज़ और ओबीसी के लिए खर्च करना शुरू करें। ये काम करना पड़ेगा मोदी जी को। दूसरा, कश्मीरी पंडितों की बात, आपको कश्मीर का चैनल है, देखना चाहिए कि कश्मीरी पंडितों का क्या हाल है आज इस सरकार की वजह से, क्योंकि अमित शाह साहब अपनी एक मजबूत छवि पेश करना चाहते हैं, तो जबरदस्ती कश्मीरी पंडितों को मजबूर किया जा रहा है कि वो जाके वैली में काम करें और उनको सुरक्षा देने की इंतजाम अमित शाह साहब कर नहीं सकते, क्योंकि उनका ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ आपको लगता है कि कश्मीर की स्थिति आर्टिकल 370 हटने के बाद बेहतर हुई है? खराब हुई है, बहुत ज्यादा। G20 समिट्स
हो जाता है, उससे पहले हाल फिलहाल में सारी चीज़ें हो जाती हैं, पाकिस्तान तक चर्चा है कि आखिरकार पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा कॉल दिया था कि G20 में तमाम जो प्रोमिनेंट लीडर हैं अराउंड द वर्ल्ड वो शामिल ना हो, उसके बाद भी शामिल हुए। एक दो जो लोग नहीं थे उनके अपने पर्सनल रीजंस थे, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं है। कश्मीर में G20 से ठीक होगा या कश्मीरी पंडितों से ठीक होगा? कश्मीरी पंडितों को जिस दिन वैली में इत्मीनान से आराम से नौकरी करने का माहौल बन जाएगा, उस दिन कश्मीर नॉर्मल होगा। ये इस बात का सबसे बड़ा सरकार सबूत है कि हाल फिलहाल में मुद्दे आए थे और सरकार ने कहा कि कश्मीर ठीक हो वहां पर जाएगा। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि चीजें हम कंट्रोल में कर रहे हैं, और झूठ हाल बोलते फिलहाल हैं। में जब कहा गया था कि हमेशा एक पैमाना था कि अगर भाई वहां पर लोकल लोगों की चल रही है तो कॉल के हिसाब से बाजार बंद होते थे। इस बार G20 का समिट हुआ, ना बाजार बंद हुए, ना लोकल लोगों ने किसी तरह का प्रोटेस्ट किया, शांति से G20 समिट पूरे 3 दिन का एग्जीक्यूट हो गया। उसके बावजूद जो वहां से लोग निकले तो उन्होंने कहा था कि जिस कश्मीर के बारे में हमने सुना था और जो कश्मीर हमने देखा उसमें जमीन आसमान का फर्क आया है। आप तो कश्मीर टीवी को चलाते हैं, आप बताइए कितने विदेशी आतंकवादी आके हमारी फौज पे अटैक कर रहे हैं? क्या उसकी परसेंटेज बढ़ी है या घटी है? मैं उस पर जा ही नहीं रहा ना, मैं तो एक आपको लिटमस टेस्ट दे रहा हूँ। लिटमस टेस्ट है ये। कश्मीरी पंडित जिस दिन 1990 से पहले जिस इत्मीनान से और भाईचारे से और बिना किसी डर के रहते थे, जिस दिन वैसा हो जाएगा उस दिन, अब ये मुझे बताइए कि कश्मीरी पंडितों के ऊपर खतरा धारा 370 के पहले ज्यादा था या अब ज्यादा है? इमीडिएटली पहले ज्यादा था या इमीडिएटली बाद ज्यादा है? ये लिटमस टेस्ट है कश्मीर के लिए, और कोई लिटमस टेस्ट हो ही नहीं सकता। ये बेस्ट लिटमस टेस्ट है। कश्मीर के लोग हमेशा से शांति प्रिय थे। आपने लगातार अभी जो चर्चा की थी उसमें कहा था कि मौजूदा वक्त में जो अधिकारों का हनन हो रहा है उस पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें ना सिर्फ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को हैं बल्कि बाकी अदर कम्युनिटीज़ को भी हैं। अगर हाल फिलहाल के कुछ इलेक्शंस हम देखें तो जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे वहाँ पर भी जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज थी वो अपनी सीटें निकालने में नाकामयाब रहीं। वहाँ पर भी बीजेपी जीत गई। जीते जागते उदाहरण उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के साथ साथ अदर स्टेट भी हैं। उसे आप कैसे देखते हैं? अगर सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा तो वहाँ की जनता कैसे वोट आउट कर रही है? तो फिर तो मुसलमानों की आरएसएस को तारीफ करनी चाहिए। अगर मुस्लिम कम्युनिटी बीजेपी को और आरएसएस को जेन्युइनली वोट कर रही है तो ये उनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? क्यों गाली देते हैं रोज? क्यों लव जिहाद, कोई ये काओ विजिलेंट है और ये सब क्यों हो रहा है? क्यों मुसलमानों को आतंकवादी और ये सब कह रहे हैं? अब तो वो बीजेपी के वोटर्स हैं इनके हिसाब से। मगर ये सब चीजें जो पुलिस का नाजायज इस्तेमाल, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पुलिस हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है उसकी वजह से और ईवीएम की वजह से, ये सब इलेक्टोरल फ्रॉड्स हैं। वहां पे आपने अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग देखी होगी, फिर मैं बोलूंगा सोशल मीडिया ने दिखाई। बीजेपी रूलिंग स्टेट्स की आप लगातार चर्चा कर रहे हैं, मगर हाल फिलहाल में आप चंडीगढ़ जा रहे हैं और वहां पर कुछ SC ST कम्युनिटीज के साथ जो नाइंसाफी हुई है उस पर आप काम करने जा रही हैं। वहां पर तो बीजेपी रूलिंग स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, तो वहां ये दिक्कतें कैसे पेश आ रही? देखिए, हमारा कोई बीजेपी से कोई लड़ाई थोड़ी है, उनके कामों से लड़ाई है। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो वक्फ प्रॉपर्टी, अहमद पटेल कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर थे, मैं भी कांग्रेस के अंदर था, मेरी लड़ाई उनसे हुई और हमने 50,000 करोड़ की दिल्ली में अहमद पटेल साहब के चुंगल से एक जगह छुड़वाई। मैं किसी पार्टी का खिलाफ या किसी पार्टी के पक्ष में हुई नहीं, मैं तो जिस पार्टी में था उसके खिलाफ ही, उसके सबसे बड़े जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे और मेरे बड़े भाई की तरह थे, उनके खिलाफ लड़ाई लड़के हमने 50,000 करोड़ की वक्फ की लैंड छुड़ाई। और अगर वो जिंदा रहते तो उन्हें जेल भी भिजवाते। वो तो अब ऊपर चले गए तो उनकी सजा ऊपर वाले ने उन्हें दे दी। लेकिन इसी तरीके से मोदी जी से भी मेरी कोई जाती लड़ाई थोड़ी है। कल को अगर मोदी जी सरकार में ना रहे, अमित शाह जी सरकार में ना रहे, इनके साथ अगर कोई राहुल गांधी की तरह व्यवहार करेगा तो हम इनके पक्ष में बोलेंगे कि कानून को फॉलो किए बगैर अगर इनके खिलाफ भी कल कोई कार्रवाई करेगा तो हम लोग सबसे आगे होंगे इनकी हिफाजत करने। आने वाला जो वक्त है 2024 का जो इलेक्शन है उससे पहले तमाम तरह के हम मुद्दे देख रहे हैं उछलते हुए नजर आ रहे हैं। 2024 के इलेक्शन को लेकर आपका अपना पर्सनल व्यू क्या है? और अगर हम बात करें अदर देन बीजेपी सपोर्टर्स, उन तमाम लोगों को किस माइंडसेट के साथ, किस आधार पर वोट करना चाहिए ताकि एक स्टेबल, एक अच्छी फ्रूटफुल गवर्नमेंट जमीन पर काम करती हुई नजर आए? देखिए, पहले तो एक फार्मूला ये होना चाहिए कि चेंज है ना, चेंज जो है डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी स्टेबिलिटी की, सबसे बड़ी प्रोग्रेस की, सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का अगर फायदा उठाना है किसी को तो चेंज जरूरी है। हर एक नेता को यह पता होना चाहिए कि वो परमानेंट नहीं है। जैसे ही उसको ये लगता है वो परमानेंट है, वो फिर करप्शन की तरफ बढ़ जाता है। उसको लगता है कि मैं लार्जर देन लाइफ हो गया। राहुल गांधी जो विदेश में जाते हैं वहां पर भी देश को लेकर बयान देते हैं, वो एक अच्छे कैंडिडेट की कैटेगरी में आते हैं क्या?
देखिए अच्छे और बुरे की बात ही नहीं है। अभी ये तो प्राइम मिनिस्टर जाके इमरजेंसी के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर तो एक पद होता है, राहुल गांधी के पास तो अभी कोई पद भी नहीं है, जो था वो भी छीन लिया राहुल गांधी जी से। तो वो गैर कानूनी तरीके से सीखा, वो उनकी लीगल टीम जाने के वो जेन्युइनली उनकी हेल्प कर रही है, उनके खिलाफ ही काम कर रही है। आपको लगता है कि मौजूदा वक्त में जो करंट पॉलिटिक्स है या जो इलेक्शन का प्लेटफॉर्म है वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाले लोग कम हैं, और जो हैं तो वो ढंग से डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, ऐसा है, और ऐसा सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ही नहीं है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लिए भी। जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में कुछ लीडर हैं जो अच्छे हैं, लेकिन उनको भी आरएसएस ने साजिश करके साइडलाइन किया गया है। यूपी में उसकी बहुत बड़ी मिसाल है, जो मायावती जी को इतनी ताकत लगा के जो साइडलाइन किया गया है, उसमें पूरी आरएसएस और आरएसएस के जो दूसरे दलाल हैं दूसरी पार्टियों में, उनकी भी साजिश का एक हिस्सा है वो। बल्कि मायावती जी जितनी स्ट्रांग होंगी और उनकी रेलेवेंस जितनी रहेगी, आरएसएस और बीजेपी उतनी कमज़ोर होगी। इस बुनियादी बात को हमें समझना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, और भी स्टेट्स में ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ मैं, लेकिन उसके लिए बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। एक और अहम सवाल, हाल फिलहाल में जो सबसे रिसेंट इलेक्शन के रिजल्ट आया था वो था कर्नाटक। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि बजरंग बली के नाम पर आप वोट डालो, तो दूसरी तरफ AIMIM के जो नेता थे असदुद्दीन ओवैसी, उनका यह बयान आया कि अल्लाहू अकबर के नाम पर आप वोट डालो। इस तरह की हल्की राजनीति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या इसको टोटल साइडलाइन करना चाहिए? अगर सामने वाला ऐसा कर रहा है, आप भी उतनी हल्की राजनीति करके अपना लेवल डाउन कर रहे हैं। किसका फायदा होता है इन सब बातों से? जो ओवैसी साहब बोलते हैं और जो ये बोलते हैं, उससे फायदा किसका होता है अल्टीमेटली? ये है बेसलाइन, उससे आरएसएस और बीजेपी का फायदा होता है। जो इंटेलिजेंट और समझदार लीडर होंगे वो अपनी सही बात इस तरह से रखेंगे कि उसका फायदा आरएसएस और बीजेपी का ना हो। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मोदी जी से भी बड़े पाकिस्तान के नवाज शरीफ बीजेपी के कैंपेनर हो सकते हैं। अगर वो मोदी जी को और बीजेपी को गाली देंगे वहां से बैठ के, तो बीजेपी का ग्राफ एकदम आसमान को छुएगा। वो तो डेली गाली देते हैं, मैं बता रहा हूँ ना, तो आप समझ रहे हैं। आप साजिश, मोदी जी कोई अच्छा काम अगर करने की सोच भी लें तो उससे इतना फायदा नहीं होगा। हाँ, नवाज शरीफ या इमरान खान उनको एक गाली दे दे तो उससे उनका ग्राफ बढ़ता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप समझ सकते हैं कि जो लोग इस अंदाज से उन्हें गाली देते हैं कि उनका फायदा हो, वो कौन है, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनको समझना चाहिए लोगों को कि वो आरएसएस के हुई नरेंद्र मोदी जी की, जो सामने वाला गाली दे रहा है वो भी उनके लिए पॉजिटिव पब्लिसिटी की तरह काम कर रहा है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ये इसको आप इसकी भावना को समझे आप, कि पाकिस्तान में तो देखो नेता और भी सस्ते बिकते हैं और ज्यादा करप्ट है। तो आरएसएस की एक स्ट्रेटजी ये अच्छी नहीं होगी कि नवाज शरीफ को ही कुछ पैसे पहुंचाएं और उनसे रोज गाली दिलवाएं मोदी जी को? कितना ग्राफ बढ़ेगा उनका? इस पे लोगों को सोचना चाहिए। लोगों को कौन किसको गाली दे रहा है, कौन क्या नारे लगा रहा है, कौन किस तरीके से बात कर रहा है, वो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो जमीन पे उनके हाथ में आ रहा है, क्या 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज के लिए मोहताज होना पड़ रहा है या नहीं होना पड़ रहा है? क्या एम्प्लॉयमेंट हमारे नौजवानों को मिल रही है या नहीं मिल रही है? क्या करप्शन बहुत ज्यादा हो गई है या नहीं हो गई है? क्या आरएसएस और बीजेपी के लोग जो स्कूटर पे चलते थे आज मर्सिडीज में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? ये मुद्दे होने चाहिए। कौन किसको गाली दे रहा है, कौन किसकी तारीफ कर रहा है, वो मुद्दा नहीं होना चाहिए। तो हमने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को देखा अलग अलग, जो कभी एक समय में रिक्शा या ऑटो चलाते थे, आज मर्सिडीज में घूम रहे हैं। तो वो सब नरेंद्र मोदी को लेकर आपकी नाराजगी समझ सकता हूं। मुझे ये बता दीजिए, वो सब चोर है। अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेता फिर क्यों नहीं अपने आप को उठा पा रहे? उन्हें किसने रोका है उठने से? उन्हें किसने रोका है एक अच्छी पॉलिटिक्स करने के लिए, या उन्हें किसने रोका एक विकासवादी नजरिया पेश करने के लिए आम जनता के बीच में, ताकि आम जनता उन पर भी तो नजर इनायत करे कि भाई ये भी तो है लाइन में? नहीं, उन्होंने क्या अपने टाइम में ऐसे बड़े बड़े काम नहीं किए जो आरएसएस कर रहे हैं और बीजेपी कर रही है? फर्क सिर्फ इतना है कि पहले भी होता था, लेकिन पहले इस लेवल पे और इस खुले और नंगे ढंग से नहीं होता था जैसे आज हो रहा है। ये फर्क है। वो कौन से सब दूध के धुले हैं? अगर दूध के धुले होते तो ये तो ईवीएम समेत इलेक्शन में 10% वोट भी नहीं ला सकते थे। ईवीएम समेत बता रहा हूं। अगर ऑपोजिशन पार्टीज के लोग नेता अगर दूध के धुले होते। दूसरी बात यह है कि आपको लग रहा है कि ऑपोजिशन पार्टीज के जो लीडर हैं, उनकी पार्टीज नहीं, उनकी आइडियोलॉजी नहीं, उनके जो सपोर्टर्स हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लीडर्स आपको लगता है कोई भी परेशानी में है? कुछ कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी को छोड़ के कोई लीडर आपको परेशानी में लग रहा है? अगर बेचैन नहीं होते तो एक नेता को एक नकली केस बनाया जिसकी जमानत ऑटोमेटिक हो जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके एक सो कॉल्ड नेता को जमानत दी, तो किसी को परेशानी है? परेशानी सिर्फ एक आदमी को है, कांग्रेस पार्टी में, राहुल गांधी को।
ये समझने की बातें हैं सीधी सब। तो आरएसएस और बीजेपी वाले कोई बेवकूफ नहीं है, उन्होंने बड़ी बड़ी पार्टीज के चारों तरफ जो लोग बैठे हैं ना, बड़े बड़े नेता, वो सब अपने कंट्रोल में कर रखे हैं। उनके जायज नाजायज काम आज भी सारे हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी दुविधा है। जो टॉप लीडरशिप जैसे नीतीश कुमार जी के पीछे पड़े, ममता बनर्जी के पीछे पड़े, उनके चारों तरफ लोग तो सब खुश है ना। एक आध जो उनमें से ईमानदार होता है उसी को तो पकड़ के, रिलेटिवली ईमानदार होता है उसी को तो पकड़ के जेल में डालते हैं ये। बाकी सब लोग तो ईडी का रेड होती है, बीजेपी ज्वाइन करते हैं और वो सब खुश हो जाते हैं। अभी किसी महाराष्ट्र के नेता ने बोला तो है, मैं बिल्कुल चैन की नींद सोता हूँ क्योंकि मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो ये कांग्रेस के नेताओं का भी आराम से सो रहे हैं सब, उनके भी सारे काम होते हैं। आप किसी कांग्रेस के नेता के पास जाइए, अच्छे लेवल के या मीडियम लेवल के भी, कोई इस सरकार में काम हो वो बीजेपी के लोगों से पहले करवा देगा, 2 नंबर के काम देख लीजिए आप करके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय देने के लिए और हमसे इन तमाम मुद्दों पर खुलकर बात करने के लिए। ये था हमारा आज का खास कार्यक्रम, खास मुलाकात। इस वादे के साथ इजाजत लेंगे कि फिर मुलाकात होगी किसी एक और प्रोमिनेंट फेस के साथ। कुछ अच्छे सवाल होंगे, कुछ उम्मीद करते हैं अच्छे जवाब भी आए। तब तक के लिए नमस्कार।